दोस्तों, एक लड़की लिखते हुए कहती है कि मेरा नाम साफिया है और बंगाल में औरतें फिजिकल रिलेशनशिप बनाने से पहले अपनी नाभि में आखिर लहसुन का रस क्यों लगाती हैं। दोस्तों, वो कहती है कि एक बहुत बड़ी खूबसूरत सुबह थी और मैं अपनी चाची के साथ नाश्ता बनाने में बिजी थी। मेरी चाची का छोटा भाई अयान मेरे सामने बैठा हुआ था और जो उसकी नज़रें थी वो मुझ पर टिकी हुई थी। वो ऐसी नज़रें थी जो मुझे खुश कर रही थी, क्योंकि मैं अयान को पसंद करती थी और चाची का भाई यहाँ पर अक्सर आता जाता रहता था और वो भी मुझे पसंद करता था। मेरी उम्र 17 साल की थी, लेकिन मुझे अयान से प्यार हो गया था। दोस्तों, मैं आगे स्क्रीन पर उसकी कहानी पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, कहानी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। दोस्तों, वो कहती है कि कम उम्र में ही मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी और वो भी मेरे लिए ऐसी फीलिंग्स अपने दिल में रखता था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आज का सूरज मेरी ज़िंदगी में अंधेरा लाने वाला है। आज के बाद मेरी ज़िंदगी पूरे तरीके से बदलने वाली है। चाची का भाई 2 दिन से यहाँ पर आया हुआ था और अयान नाश्ता करने के बाद नौकरी करने के लिए चला गया था और मैं चाची के साथ घर में काम कर रही थी और कामों में बिजी हो गई थी। मेरी माँ और मेरे पिताजी तो बचपन में ही गुजर चुके थे, उनका देहांत हो चुका था। वो लोग मुझे काफ़ी साल पहले ही छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे और मेरी कोई भाई बहन भी नहीं थी और मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। चाची मेरी माँ की जगह तो नहीं ले सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे इज्जत की छत दी हुई थी। काम करते हुए टाइम मुझे पता नहीं चला और दोपहर हो चली थी। चाची अपने कमरे में आराम करने के लिए जा चुकी थी और मैं किचन में सफाई करने के लिए किचन में रुक गई थी और किचन में काम कर रही थी। इतनी ही देर में मुझे दरवाज़ा बजने की आवाज़ सुनाई देती है, तो जैसे ही मैं दरवाजे के पास गई तो दरवाजे पर एक अजीब सा लंबा चौड़ा एक आदमी खड़ा हुआ था, जिसकी नज़रों में ऐसी चुभन थी कि मैं जल्दी से उसे देखकर अपने कपड़े को ठीक करने लगी। मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और कभी कभी यही बात मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। मैं जहाँ भी जाती थी वहाँ पर लड़के मुझे घूर घूर कर देखा करते थे, इसलिए मैं ज़्यादातर अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी और ज़्यादातर ऐसा होता था कि मैं अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश करती थी और बाहर निकलती थी तो ढक के निकलती थी। दोस्तों, वो कहती है कि वो आदमी चाची के बारे में पूछ रहा था। मैंने दरवाज़ा बंद करना चाहा था ताकि अंदर जाके चाची को बुला लाऊं, लेकिन वो आदमी दरवाजे पर ऐसे हाथ रख दिया था और हाथ नहीं हटा रहा था और वो कहने लगा था कि दरवाज़ा बंद करने की ज़रूरत क्या है, मैं तुम्हारे लिए कोई गैर आदमी थोड़ी हूँ, जाओ जाकर अपनी चाची को बुला लाओ। उसकी बात मुझे बहुत अजीब सी लगी थी। मैं पहली बार इस आदमी को यहाँ पर देख रही थी और वो कह रहा था कि वो मेरे लिए कोई गैर नहीं है। मुझे दरवाज़ा खुला हुआ छोड़कर अंदर जाना बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन मेरी मजबूरी थी और इसीलिए मैं फ़ौरन क्या करती हूँ कि दरवाज़ा छोड़ के और अंदर की तरफ भागी चली जाती हूँ और चाची से इस बारे में बता देती हूँ कि कोई आदमी दरवाजे पर आया हुआ है और वो खड़ा है। तो चाची का चेहरा का रंग एकदम से बदल गया था और वो कहने लगी थी कि तुम्हें दरवाजे पर आने की ज़रूरत नहीं है, तुम किचन में जाकर काम करो। उनकी बात सुनकर मैं किचन में पहुंच गई और चाची दरवाजे पर चली गई थी और फिर मुझे चाची की थोड़ी थोड़ी आवाज़ें सुनाई देती थी, लेकिन वो आदमी क्या बात कर रहा है हमारे चाची से, ये बात मुझे समझ में नहीं आती थी। लेकिन कोई ऐसी तो बात ज़रूर थी जो बहुत खामोशी के साथ वहाँ पर चुपचाप ये दोनों लोग कर रहे थे। अब दोस्तों, वो कहती कि जैसे ही कुछ देर गुजरता है तो चाची मेरे पास आती हैं और आकर कहने लगती हैं कि इस आदमी के बारे में तुम्हें अपने चाचा से या फिर मेरे भाई अयान से बताने की ज़रूरत नहीं है। चाची की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। चाचा जी रोज़ सुबह सवेरे दूसरे शहर में काम करने के लिए चले जाते थे और रात को घर पर वापस आते थे, लेकिन वो दिन में कई बार चाची को फ़ोन करके उनसे बात करते थे और मेरे भी बारे में पूछते थे, मेरा भी हालचाल लिया करते थे। चाचा चाची की कोई अपनी औलाद नहीं थी, इसीलिए चाचा मुझे अपनी बेटी समान ही समझते थे। चाचा जी मेरी बहुत परवाह करते थे, लेकिन मुझे तो वो आदमी कोई बदमाश लग रहा था। लेकिन मेरी चाची का उनसे क्या संबंध था, फिलहाल ये मुझे पता नहीं था। फिलहाल चाची की ये बात सुनकर मैं अपनी जबान पर ताला लगा ली थी और ना ही मैं इस बात को अयान से बताई थी और ना ही इस बात को मैं चाचा से कुछ कही थी। मैंने सोच लिया था कि आज नहीं तो कल खुद ब खुद ये बात सभी लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि मेरा मानना था कि कोई भी अगर जो गलत काम करता है तो वो किसी से ज़्यादा दिन तक नहीं छुपा सकता है। और फिर उसी रात अयान मेरे कमरे में आया और मुझसे कहने लगा
कि जल्दी ही मैं अपनी बहन से तुम्हारे रिश्ते के बारे में बात करूंगा। मैं चाहता हूं कि अब जल्दी ही हम दोनों की शादी हो जाए। अब दोस्तों वो कहती है कि अयान की इस बात को सुनकर मैं बहुत ज़्यादा सदमे में पहुंच गई थी, थोड़ा सा हैरान हो गई थी, क्योंकि अभी मैं 17 साल की थी और वो 23 साल का हो गया था। वो मुझसे बहुत बड़ा था और अभी उसकी परमानेंट नौकरी भी नहीं लगी थी, वो बस थोड़ा बहुत पैसा कमाता था। फिर वो मुझसे कैसे अपने शादी करके अपने घर पर रख सकता था। अब दोस्तों वो कहती है कि इतनी जल्दी तो हमारी शादी होना वहाँ पर मुश्किल था, मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन था। मगर अयान का कहना था कि कुछ बातें हैं जिसकी वजह से वो मुझसे जल्दी शादी करना चाहता है और वो अपने लिए किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहा था और हर दिन कहीं ना कहीं नौकरी ढूंढने के लिए जा रहा था। और फिर वो मुझसे कह रहा था कि अगर नौकरी मिल जाएगी तो मैं तुमको दूसरे शहर में लेकर चलूंगा, हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। मुझे भला इस बात से क्या एतराज़ होता, मैंने भी उससे कह दिया था कि अगर चाची मानती हैं तो फिर मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं तुमसे शादी कर लूँगी, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। अब दोस्तों वो कहती है कि ये सुनकर अयान जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और खुशी से पागल हो गया था और खुशी के मारे हाथों को अपने हाथों में वो मेरा थाम लिया था और इस तरीके से उसको छूने लगा था कि मुझे शर्म आ रही थी और बहुत ज़्यादा वो खुश हो गया था। वो दिन तो खामोशी से गुजर गया था और कुछ ही दिन बाद वो आदमी फिर से हमारे घर पर आया था। वो आदमी आज सीधा घर के दरवाजे से अंदर चला आया था। अब की बार चाची ने उसे अपने कमरे में बैठा दिया था। मैं किचन में मौजूद थी, तभी अचानक चाची भी किचन में आ गई और उन्होंने एक लहसुन उठाया और मुझसे कहने लगी कि तुम्हें मेरे कमरे की तरफ आने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि मैं खुद तुम्हें आवाज़ ना दूँ। मैंने भी बड़ी हैरानी से अपनी चाची के हाथ में पकड़ा हुआ लहसुन देखा और वो खामोशी से वापस अपने कमरे में चली गई और मुझे कमरे का दरवाज़ा बंद होने का आवाज़ भी सुनाई दिया। 1 घंटे तक ऐसे ही समय गुजर गया और एक तरफ से सन्नाटा भी छाया हुआ था। थोड़ी देर बाद मुझे चाची ने आवाज़ देकर ठंडा पानी लाने के लिए कहा। मैं 2 गिलास ठंडा पानी लेकर चाची के कमरे के दरवाजे तक जैसे ही पहुंची तो वो दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे और बातें करते करते मुझे देखकर तभी खामोश हो गए। मेरी नज़र खुद ब खुद अपनी चाची पर ठहर गई थी क्योंकि उनकी हालत कुछ बदली बदली सी महसूस हो रही थी। उनके बाल तो अच्छी तरह से बंधे हुए थे लेकिन अब उनके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े भी अजीब हालत में पड़े हुए थे। इससे पहले कि मैं और गौर से चाची का जायजा लेती, वो आदमी चाची से कहने लगता है कि ये तुम्हारी बेटी है, ये तो बड़ी खूबसूरत है और जवान है, तुम इसकी शादी के बारे में क्यों नहीं सोचती हो? इसके लिए तो तुम्हारे लिए आसानी से रिश्ता मिल जाएगा। अब तुम्हारी उम्र भी हो रही है, अब इसके बारे में सोचना शुरू कर दो। इस आदमी की बात सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। वो मेरे लिए अनजान आदमी था और वो मेरी जवानी की तारीफ कर रहा था, बल्कि उसने मेरे शादी के बारे में भी बात छेड़ दिया था। वो पता नहीं कौन था जो इतना खुलकर मेरी चाची से बात कर रहा था और फिर चाची भी हंसकर उससे कहने लगी कि हाँ, अब शादी ही तो करनी है और मुझे ही करनी है, यही मेरी जिम्मेदारी है और मेरी तो उम्र हो ही रही है लेकिन अब ये भी जवान हो गई है। दोस्तों वो कहती है कि मैं शर्म की वजह से फ़ौरन वहाँ से निकलकर वापस आ गई। चाची उस अनजान आदमी के सामने जिस तरीके से मेरे जवानी के बारे में बात कर रही थी, मुझे इस बात को सुनकर बहुत बुरा लग रहा था और उन दोनों के बीच में फिर से जो बातों का सिलसिला है वो शुरू हो गया था। लेकिन कुछ देर बाद वो आदमी वापस चला गया तो चाची फिर से मेरे पास आई और मुझे समझाने लगी कि ये बात अयान को और चाचा जी से मत बताना, उन लोग से कुछ भी मत कहना। लेकिन इत्तेफाक की बात ये थी कि अचानक उसी समय अयान घर पर आ गया था। तबीयत खराब होने की वजह से वो अपने घर जाने की बजाय यहाँ पर आ गया था। उसने उस आदमी को घर से निकलते हुए देखा तो फौरन वो मेरे पास चला आया और मुझसे पूछने लगा कि वो आदमी कौन था जो घर से अभी बाहर निकल रहा था और वो यहाँ पर क्यों आया था। मैंने इनकार करते हुए कहा और सर हिलाया कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है, ये आदमी चाची से मिलने के लिए आया था। अब अयान सीधा चाची से मिलने के लिए उनके कमरे में चला जाता है और फिर ना जाने अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन दोनों के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनाने लगी थी। चाची अयान को बुरा भला कह रही थी और अयान भी चाची को बहुत ज़्यादा डांट रहा था और बोल रहा था और ना जाने उन दोनों के बीच में क्या चल रहा था। मुझे इस बारे में तो कुछ भी पता नहीं था लेकिन इतना आइडिया ज़रूर हो गया था कि बात तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है और शायद उस अनजान आदमी से जुड़ी हुई है। काफ़ी देर बाद जब अयान चाची के कमरे से बाहर आया तो उसका चेहरा गुस्से से लाल पीला हुआ पड़ा था।
वो सीधा स्टोर रूम में चला गया और जाकर बंद हो गया। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए आज वो हमारे घर पर रुकने वाला था। उसके बाद चाची भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली और रात के खाने के टाइम पर जब मैं चाची को बुलाने के लिए गई तो चाची बहुत गुस्से में थी और कहने लगी थी कि जाओ तुम जाकर खाना खा लो और सो जाओ। उनका बिहेवियर मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा था। पता नहीं आयान ने कौन सा हंगामा वहाँ पर खड़ा कर दिया था कि जिस बात पर वो इतना गुस्सा थी मुझ पर। मैंने चाची से इस बारे में पूछने की कोशिश भी की कि क्या हुआ है बताइए, तो वो कहने लगी कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए तुम ज़्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो, तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मैं आंसू बहाती हुई उस कमरे से निकल गई और लगातार फुट फुट कर रो रही थी। आज मुझे बड़ी बेचैनी के साथ अपने माता और पिता की याद आ रही थी। मैं अपने छोटे से कमरे पर बिस्तर पर लेटी हुई थी और मेरे दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि आयान ने अपनी बहन से न जाने किस बात पर झगड़ा किया है। स्टोर रूम का दरवाज़ा तो अंदर से लॉक था, वरना मैं जाकर उससे पूछ लेती। आयान जब भी हमारे घर पर आता था तो स्टोर रूम में ही ठहरता था, क्योंकि हमारा घर बहुत छोटा था और हमारे घर में सिर्फ 2 ही कमरे थे। एक में चाची और चाचा सोया करते थे और दूसरे कमरे में मैं रहती थी और एक छोटा सा स्टोर रूम बना हुआ था जहाँ पर आयान कभी कभी आता था तो उसी रूम में रुकता था, उसी में सोता था। मुझे सुबह होने का इंतज़ार था। सुबह मुझे या तो ये बात चाची से पता चलनी थी या फिर मुझे आयान से पूछनी थी, लेकिन अगली सुबह उससे भी ज़्यादा कुछ अजीब हुआ था। जब मैं सोकर उठी थी तो आयान घर से जा चुका था और चाची भी खामोशी से घर का काम कर रही थी। उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की और उनका जो बिहेवियर था वो देखते हुए मैं भी उनसे कुछ नहीं बोली। सुबह उठते ही मेरा पहला काम घर का साफ सफाई करना था, इसीलिए मैं सीधा सफाई करने के लिए अपना काम करने लगी और उसी में बिजी हो गई। और चाची के कमरे में सफाई करने के दौरान मुझे वहाँ पर एक लहसुन का टुकड़ा पड़ा हुआ मिल गया, जिसे चाची किचन से उठाकर अपने कमरे में लेकर गई थी। मैं सोच रही थी कि चाची लहसुन को क्यों उठाकर लाई थी, आखिर उस अनजान आदमी को इस लहसुन का क्या करना था, या फिर चाची ने उस लहसुन का इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा दबा हुआ लग रहा था और वो खाया हुआ नहीं लग रहा था। उसका छिलका भी पूरा उतरा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका जो रस है ना वो एकदम से निकल गया हो। मैंने उसको वहीं पर रख दिया और सफाई करने में व्यस्त हो गई। लेकिन जब शाम का टाइम हुआ तब चाची मुझसे कहने लगी कि चलो मेरे साथ तुम मार्केट चलो, कुछ सामान लेना है। कभी कभी ऐसा होता था जब चाची मुझे अपने साथ मार्केट लेकर जाती थी, इसीलिए मैंने अपना दुपट्टा पहन लिया और फिर उनके साथ चल पड़ी। लेकिन मुझे क्या पता था कि चाची मुझे कहाँ लेकर जा रही हैं। चाची ने मुझे एक रिक्शा किया, रिक्शा पर बैठाया, हम दोनों लोग बैठ गए और बैठकर वहाँ से चल पड़े। लेकिन उस समय मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गई थी जब रिक्शे वाले ने मार्केट को क्रॉस कर दिया था। मैंने चाची से पूछा था कि चाची हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बाज़ार तो पीछे रह गया है। तो चाची मुझसे कहने लगी थी कि हमको दूसरा सामान खरीदना है, इसलिए हम लोग दूसरे मार्केट में जा रहे हैं। यहाँ भीड़ भाड़ तो थी लेकिन लोग काफ़ी अजीबोगरीब मालूम हो रहे थे। हम रिक्शे से नीचे उतर चुके थे और चाची मुझे किसी के दुकान के बजाय किसी बाजार के पीछे लेकर एक घर के अंदर चली गई थी। एक बड़ी उम्र की औरत ने दरवाज़ा खोला और चाची को देखकर मुस्कुराने लगी। चाची कहने लगी कि इसे अपने पास रखो और मैं माल का सही दाम लगवा कर आती हूँ। मैंने चाची को परेशानी से देखा कि वो मुझे अपने साथ ले जाने के बजाय यहाँ पर क्यों छोड़कर जा रही हैं। चाची ने मेरा चेहरा देखा तो कहने लगी कि परेशान मत हो, ये भी तुम्हारी चाची ही हैं, तुम यहाँ बेफिक्र होकर बैठो, कुछ देर बाद मैं वापस आती हूँ। फिर चाची मुझे छोड़कर वहाँ से पलट कर देखी भी नहीं और वहाँ से चली गई। उस औरत ने मुझे उस घर के अंदर ले गया और दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर मैं जैसे जैसे उस घर के अंदर जाने लगी, घुसने लगी, तो मेरी जो आंखें हैं ना वो फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि उस दरवाजे के पीछे तो एक अलग ही दुनिया बसी हुई थी, एक अलग ही जगह बनी हुई थी जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे कमरे बने हुए थे और एक अजीब सी बू वहाँ से आ रही थी, अजीब सी बदबू आ रही थी। दरवाजे के पास छोटे छोटे कपड़े पहनी हुई लड़कियाँ खड़ी हुई थी जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और मैं चलते चलते रुक गई तो एक औरत पलटकर मुझे देखने लगी। लेकिन मैंने उससे कहा कि मुझे वापस जाना है, मैं अंदर नहीं जाना चाहती हूँ। मैंने उससे कहा था कि मैं यहाँ पर किसी कीमत पर नहीं रहूँगी और मेरी चाची कुछ देर बाद यहाँ पर आती होंगी मुझे लेने के लिए। मैं बाहर जाने के लिए जैसे ही पलटी तो उसने पीछे से मेरे कमीज को पकड़ लिया
और कमीज को जोर से ऐसे खींचा तो मेरी कमीज फट गई। फिर मेरे मुंह पर खींचकर एक तमाचा मार दी और मैं ज़मीन पर गिर गई तो मेरे मुंह से खून निकलने लगा। और वो औरत मेरे पास बैठकर मुझसे कहने लगी कि तेरी चाची तुझे छोड़कर यहाँ पर बेच कर चली गई है और अब तू मेरी खरीदी हुई गुलाम है। मैंने तेरी कीमत दी है उसको, चल अब जा और जाकर तैयार हो जा, रात को कस्टमर आएंगे तो तुझे उनके साथ सोना पड़ेगा, यहाँ लाइन में तुमको खड़ा होना पड़ेगा। फिर वो औरत एक और औरत को आवाज़ लाकर वहाँ पर बुलाती है और मुझे उसके हवाले कर देती है। उस समय मैं हक्का बक्का हो गई थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। मेरी चाची मेरी माँ की तरह थी और पिछले 4 सालों से मैं अपनी चाची के साथ रह रही थी। वो मेरे ऊपर इतना अत्याचार कैसे कर सकती हैं, मैं चाह कर भी उस औरत पर यकीन नहीं कर पा रही थी। वो दूसरी औरत मुझे एक अंधेरे कमरे में ले गई और उसने एक खुशबूदार पानी बनाया और उस पानी से मुझे नहलाया। मेरे चीखने और चिल्लाने का, रोने धोने का उस औरत पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो कहने लगी कि तुझ जैसी लड़कियां यहाँ रोज आती हैं, 1-2 दिन रोती हैं, उसके बाद खुद ही खुशी खुशी बिस्तर पर चली जाती हैं। उन्हें पता चल जाता है कि अब यही मेरी ज़िंदगी है, इसलिए तुम भी अब खुशी खुशी ये ज़िंदगी स्वीकार कर लो। जो भी होगा, जैसे भी होगा, यही तुम्हारी ज़िंदगी है, इसलिए खुशी खुशी इस काम को आसानी से करो, वरना सराय बानो यही काम तुमसे ज़बरदस्ती करवाएगी और तुम्हें तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होगी। उसकी बातें सुनकर मेरे वजूद में करंट दौड़ गया था। मैं 17 साल की थी और वो मुझे इस धंधे में उतरवाना चाहती थी। वो मुझे कमरे की तरफ खींचते हुए ले गई जहाँ मुझे चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। वो कहने लगी कि देखो, ये लड़कियाँ सराय बनों की बात नहीं मान रही थी, इसीलिए इन्हें यहाँ पर बंद करके रखा गया है। इन बेचारी को ना तो कुछ खाने के लिए दिया जा रहा है और ना ही पीने के लिए दिया जा रहा है। अगर तुमने भी मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें भी ना तो खाने के लिए दिया जाएगा और ना ही कुछ पीने के लिए दिया जाएगा, तो तुम्हारा भी यही हाल हो जाएगा। उसकी ज़बरदस्ती करने पर मैंने खुशबूदार पानी से नहा लिया, स्नान कर लिया और फिर उसने मुझे दुल्हन की तरह तैयार करना शुरू किया। लेकिन थोड़ी देर बाद वो पहले वाली औरत जिसका नाम सराया बनो था, वो वहाँ पर वापस आ गई। उसने मुझे सर से पैर तक देखा और कहने लगी कि तू सच में बहुत खूबसूरत है और बड़ी कमाल की चीज़ है, तेरे तो बड़े अच्छे दाम लगेंगे। मैं तेरी चाची को भी बहुत पैसा दिया है, वही सारा पैसा तेरे शरीर से मैं बेचकर वसूली करूंगी। सराय बन्नो भद्दी सी हंसी तो उसके पान से सने हुए दांत दिखाई दिए थे। ये नज़ारा मैंने अक्सर फिल्मों में देखा था, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में भी कभी ऐसा वक्त आएगा कि अपनी आंखों के सामने ये सब देखना पड़ जाएगा। मैंने उस औरत से पूछा कि मेरी चाची मुझे यहाँ पर क्यों छोड़कर गई है। वो ज़ोर ज़ोर से हंसी और कहने लगी कि ये तो तुझे ही मालूम होगा कि वो यहाँ पर तुझे छोड़कर क्यों गई है। हम तो बस माल खरीदते हैं और माल हमें मिलता है तो उससे धंधा करवाते हैं, हमें ये सब क्या मालूम होगा। वो दूसरी औरत जिसका नाम बेगम जान था, सराय बनो से अभी कहने लगी कि ये अभी छोटी सी बच्ची है, इसे ना तो हमारे काम के बारे में कुछ पता है, इसे कस्टमर के हवाले करने के बजाय पहले महफिल में नचाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जब ये कुछ समझदार हो जाएगी तो इसी किसी अच्छे ग्राहक के सामने पेश करना ताकि इसका सही पैसा वसूला जा सके। उस औरत की बात सराय बनो को समझ में आ गई और वो कहने लगी कि ठीक है, इसे नाचने गाने की तैयारी करवाओ। इस बात पर हुक्म देते हुए वो खुद अपने कमरे में चली गई। बेगम जान मेरी तरफ देखकर कहने लगी कि कुछ दिनों के लिए मैंने तुम्हें बचा लिया है, लेकिन याद रखो इस दुनिया में आज नहीं तो कल तुम्हारे पास कस्टमर आएंगे और तुमको उनके पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यही तुम्हारा काम है। मैं भी जब यहाँ पर आई थी तो सिर्फ 15 साल की थी। मुझे तो यहाँ पर मेरी सगी माँ बेचकर चली गई थी, क्योंकि उसे पैसों से मतलब था। उसने कभी भी अपनी बेटी से प्यार नहीं किया था, उसे बेटियाँ बोझ लगती थी, इसलिए वो मुझे यहाँ पर बेचकर चली गई थी। तब से आज तक मैं हर रोज़ किसी न किसी कस्टमर के साथ सोती हूँ, क्योंकि अब यही मेरी ज़िंदगी है। मैंने यहाँ से भागने के लिए कई बार कोशिश किया था, लेकिन यहाँ से बाहर जाने का सिर्फ एक ही दरवाज़ा है जिस पर सराय बन्नो खुद अपने नौकरों के साथ पहरा देती है। इसलिए यहाँ से कभी फरार होने के बारे में मत सोचना, वरना सराय बन्नो तुम्हारी वो हालत करेगी कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। बेगम जान बहुत ही अच्छी और बहुत मोहब्बत करने वाली औरत थी। उसके बोलचाल भी मुझे बहुत पसंद आते थे। बाकी तो यहाँ की औरतें ढंग से बात भी नहीं करती थी। वो मुझे ना सिर्फ प्यार से समझा रही थी, बल्कि खुद भी नाच कर मुझे सिखा रही थी, जबकि मैं सारा टाइम रोती रहती थी और मुझे अपनी किस्मत पर बहुत अफसोस हो रहा था
कि मुझे कोई नहीं बल्कि मेरी अपनी खुद की चाची ही यहाँ पर छोड़कर चली गई है। और फिर कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए। अब तो रोते रोते मेरी आंखों का पानी भी सूख चुका था। मैंने अपने दिल को समझा लिया और सोच लिया था कि ज़्यादा रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे यकीन हो गया था कि अब मेरी चाची मुझे लेने के लिए कभी भी नहीं आएगी। ना जाने उन्होंने मुझसे किस बात का बदला लिया था। आयान ने उनसे आखिर ऐसा क्या कहा था जो वो मुझे अगले दिन ही इस दुनिया में छोड़कर चली गई थी। मैं इस सवाल का जवाब जानना चाहती थी कि मेरी चाची ने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया है। लेकिन फ़िलहाल इन सब सवालों का जवाब देने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। बेगम जान ने मुझे 1 महीने तक इन महफिलों के रूल्स में नाचना सिखाना, गाना कैसे क्या करना है उन्होंने मुझे सिखाया। और फिर मुझे भी इस महफिल का हिस्सा बना दिया गया, जहाँ शराब के नशे में डूबे हुए आदमी हमारे सामने बैठ जाते थे और हमें अजीब कपड़े पहनकर उनके सामने नाचना पड़ता था, अपने नाच को पेश करना पड़ता था। पुरानी लड़कियां तो नाचने में काफ़ी माहिर हो गई थी और इस काम को बड़े आसानी से कर भी लिया करती थी, लेकिन मेरे लिए ये काम बहुत मुश्किल था। मैंने सारा ज़िंदगी आयान के सिवा किसी और को नहीं देखा था और किसी और से प्यार नहीं किया था और ना ही कभी घर की 4 दीवारी से अकेले कभी बाहर निकली थी। यहाँ इतने अनजान आदमियों के आगे अपना जलवा पेश कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन जहाँ कहीं मेरे कदम रुकते थे तभी सराय बन्नो हाथ में पकड़ा हुआ चाकू घुमाकर मेरे कमर में मार देती थी और सभी लोग इस बात से अनजान रहते थे। इस तरीके से 2-4 दिन गुजरे थे और मुझे समझ में आ गया था कि अब यही मेरी दुनिया है और मुझे यहाँ पर सराय बन्नो लक्ष्मीबाई के इशारों पर नाचना मेरी मजबूरी है, क्योंकि जिस दिन मैं सही से नाच नहीं करती थी तो मेरा खाना बंद कर दिया जाता था और फिर मैं सारा दिन भूख प्यास से तड़पती रहती थी। इसलिए मैं भी नाचने में बराबर हिस्सा लेना शुरू कर दी थी और नाचने में कोई कमी नहीं करती थी। और फिर इस तरीके से 1 महीने और गुजर जाते हैं। लेकिन 1 महीने बाद एक अमीर आदमी कोठे पर चला आया और उसने आते ही सबसे पहले मेरे दाम लगाए थे। वह मुझे 50,000 कीमत पर 1 रात के लिए खरीदना चाहता था और ये बहुत बड़ी रकम थी। सराय बनो तो खुशी खुशी फ़ौरन ही राजी हो गई थी। उसने उस आदमी से 50,000 ले लिए और एक छोटे से कमरे में भेज दिया और बेगम जान ने कह दिया कि वो तुझे तैयार करके उस आदमी की सेवा में पेश कर दे। ये सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लग गई थी। नाचना तो मुझे पहले से आता था, मैं सीख चुकी थी, लेकिन अब तक मैंने किसी कस्टमर के साथ रात नहीं गुजारी थी। बेगम जान मुझे अपने साथ ले गई और अपने हाथों से मुझे तैयार करते हुए कहने लगी कि तुम जितना ज़्यादा शोर करोगी कस्टमर उतना ही ज़्यादा तुम्हें परेशान करेंगे, लेकिन बेहतर यही होगा कि तुम खामोशी से उनके साथ वक्त गुजारो और फिर वापस आ जाओ। 1 रात के लिए समझ लो कि वही तुम्हारा पति है और ऐसा करने से तुम्हारी मुश्किलें आसान हो जाएगी। बेगम जान ने मुझे तैयार करके शीशे में मुझे दिखाते हुए कहने लगी कि कभी कभी हमारी खूबसूरती हमारी मुसीबत बन जाती है। ये तुम्हारा खूबसूरत चेहरा और गोरा चिट्टा शरीर तुम्हारे लिए ये कोई मुसीबत से कम नहीं है। अगर तुम इतनी खूबसूरत ना होती तो कोई तुम्हारे दाम नहीं लगाता। मैं भी इस खूबसूरती से तंग आ चुकी हूँ। मैं 42 साल की होने वाली हूँ, लेकिन मेरे खूबसूरत चेहरा, मेरे शरीर की चमक दमक मुझे बूढ़ा नहीं होने देता है। कोई भी आता है मेरा दाम लगाता है और फिर मुझे उसके साथ पेश होना पड़ता है, उसके साथ सोना पड़ता है। तुम भी जब तक खूबसूरत हो तब तक तुम्हें ये सब कुछ झेलना पड़ेगा। बेगम जान ने मुझे दिमागी तौर पर तो तैयार कर दिया था और मेरे आंसू जो थे वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मुझे बार बार चाची और आयान की याद सता रही थी। मुझे अब तक इस बात पर यकीन नहीं आया था कि चाची मुझे जानबूझकर यहाँ पर कैसे छोड़कर चली गई हैं और इन सब के पीछे शायद आयान जिम्मेदार है। जब मैं पूरी तरह से तैयार हो गई तो बेगम जान ने मेरी नज़र उतारी और कहने लगी कि गहरी सांस भर के कमरे के अंदर दाखिल हो जाओ और खुद को उस आदमी के हवाले कर देना। मेरे पास इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए मैं एक छोटे से कमरे के अंदर चली गई जहाँ पर एक नन्हा सा पीला कलर का बल्ब जल रहा था, जिसकी धीमी रोशनी से मुझे सब कुछ भयानक दिखाई दे रहा था। मैंने सोचा था कि जाते ही उस आदमी के पैरों में गिर जाऊंगी और इससे कहूँगी कि वो मेरे साथ ज़बरदस्ती ना करे। मैं रहम की भीख मांगूंगी तो वो मुझे छोड़ देगा, मेरे ऊपर तरस खाएगा तो मेरे साथ कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वैसे भी मेरी उम्र कम थी और जिस आदमी ने मुझे खरीदा था वो कोई 35 से 40 साल की उम्र वाला आदमी था। मेरे हिसाब से तो वो मेरे पिता जैसा था, मगर मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर आने वाला आदमी भी इतना ही पत्थर दिल वाला होता है जितना कि यहाँ की औरतें होती हैं।
मैं जब कमरे में दाखिल हुई थी तो मुझे देखकर इस आदमी के चेहरे पर खतरनाक मुस्कुराहट आई थी। मेरे जैसे ही इसके चेहरे पर नज़र पड़ी थी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। उसके माथे पर एक बहुत बड़ा जख्म का निशान था। एक आंख उसकी बिल्कुल लाल हो रही थी और उसकी नज़रें मेरे शरीर पर टिकी हुई थी। मुझ पर डर इतना सवार हुआ था कि मैं वापस बाहर निकलने वाली थी, तभी उसने मुझे पीछे से पकड़ लिया और खींच लिया और कहने लगा कि तेरे इतने महंगे दाम दिए हैं, फिर तू कहाँ भाग रही है। उसके मुंह खुलते ही शराब की बदबू आ रही थी और मैं ये सब देखकर हैरान हो गई थी। मैं उसके सामने रहम की भीख मांगने लगी थी, लेकिन उसे मुझ पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया। वो कहने लगा कि चल अब सीधे तरीके से बिस्तर पर आ जा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुझ जैसी लड़कियाँ नखरे दिखाती हैं। उसने मुझे सीधे बिस्तर पर धक्का दे दिया और फिर मेरे दिमाग में बेगम जान की बात घूमने लगी। उन्होंने मुझसे कहा था कि बिस्तर पर जाने से पहले अपनी नाभि में लहसुन का रस लगा लेना। उन्होंने मुझे लहसुन लगाने के लिए एक छोटा सा लहसुन का कली छील कर दिया था और उसे मैं नाखून से लेकर अपनी मुट्ठी में बंद कर ली थी, जिसे मैं इस्तेमाल करना भूल गई थी। जैसे ही मुझे बेगम जान की बात याद आई और कुछ ही देर में मैंने पूरा लहसुन की जो कली थी वो अपनी नाभि में मल ली थी। फिर उसके बाद मेरे साथ वही सब हुआ जो मेरे साथ होने वाला था। मेरा रोना धोना किसी काम का वहाँ पर नहीं था। वो आदमी बिल्कुल ही पत्थर दिल वाला था, वो बहुत दरिंदा था और उस पर किसी बात का कोई असर नहीं पड़ा था। शायद वो शराब के नशे में चूर था या फिर उसकी ये सब आदत थी, इसलिए मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था। मेरे लिए 1 मिनट भी बहुत भारी पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे रात ख़त्म हो ही नहीं रही है। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब मुझ पर बेहोशी सवार होने लगी थी। अब मैं पूरे तरीके से बेहोश हो गई थी। जब मेरी आंख खुली तो बेगम जान मेरे आंखों के सामने मौजूद थी और वो कस्टमर सुबह होने से पहले ही वहाँ से जा चुका था। बेगम जान मुझे होश में लाने की कोशिश कर रही थी और जब मुझे होश आया तो उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया और कहने लगी कि बस पहली रात ही मुश्किल होती है, अब तेरे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे लिए कुछ भी आसान हुआ है, क्योंकि गुजरी हुई रात बहुत भयानक थी। मैं होश में आने के बाद भी चिल्ला रही थी, चीख रही थी। बेगम जान मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गई और सारा दिन मैं बस उनके सीने से लगकर आंसू बहाती रही थी। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो शायद मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। पहली बार मुझे यकीन हुआ कि माँ बाप के सिवा कोई भी अपना नहीं होता है। ये रिश्ते भी सिर्फ दिखावटी के होते हैं। मेरी चाची जिसे मैं अपनी माँ की जगह देती थी, उन्होंने ही मुझे इस दलदल में धकेल दिया था। यहाँ मैं अपनी पहचान को भुला चुकी थी। मेरा नाम सफिया था, लेकिन यहाँ पर मेरा नाम गुलजान रख दिया गया था। जहाँ सब लोग मुझे इस नाम से पुकारते थे, मैं खुद भी भूल चुकी थी कि मेरा नाम पहले साफिया हुआ करता था। सारा दिन मैं बेगम जान के पास रहती थी और उनसे बातचीत करती थी और मैंने उनसे कह भी दिया था कि मैं किसी कस्टमर के पास नहीं जाऊंगी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, कोठे पर रहने वाली लड़कियों की कीमत ना लगे, ऐसा कैसे हो सकता है। 2 दिन तो खामोशी से गुजर गए। फिर तीसरे दिन एक 55 साल का कस्टमर मेरी कीमत लगाने के लिए आया था। मैंने सराय बनों से इनकार करना चाहा था कि मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन उन्होंने मुझे जोरदार थप्पड़ मार दिया और कहने लगी कि यहाँ इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर तू नहीं जाएगी तो तुझे मैं ज़बरदस्ती उस कस्टमर के आगे फेंक आऊँगी। मैं बेगम जान के आगे मजबूर हो गई थी। सराय बनों ने मुझे उस आदमी के पास जाने के लिए तैयार किया और साथ ही मेरी मुट्ठी में लहसुन भी पकड़ा दिया। इसे अपनी नाभि पर लगा लेना, उसने मुझसे ऐसा कहा था। मैंने खामोशी से वो लहसुन मुट्ठी में दबाया और मारे मारे कदमों से उसके कमरे के पास पहुंच गई। मैंने खामोशी से बुढ़े के साथ रात गुजार ली। अब की बार मैंने कोई रोना धोना नहीं किया था। बेगम जान की बात सही साबित हुई कि जब मैं शोर शराबा नहीं करूंगी तो कस्टमर मुझे परेशान नहीं करेंगे। लेकिन बिस्तर पर जाने से पहले मैंने अपनी नाभि पर लहसुन का रस लगा लिया था। इस लहसुन से आखिर क्या होता है, बेगम जान ने मुझे ये क्यों लगाने के लिए दिया था, इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी और अपनी इज्जत गंवा रही थी। अब हर दिन मेरे साथ ऐसा ही होता था। मुझे भी अयान की याद आती थी कि क्या उसने मेरी गुमशुदगी पर अपनी बहन से कोई सवाल नहीं किया होगा, क्या उसने मुझे कभी नहीं ढूंढा होगा, क्या वो मुझे भूल चुका होगा। बस मैं हमेशा यही सब सोचती रहती थी। वो कस्टमर चला गया था और मैं खामोशी से बेगम जान के कमरे में चली गई थी।
तो मुझे देखकर मुस्कुराई और धीरे धीरे कहने लगी कि तुम कस्टमर के पास जाने से पहले नाभि पर लहसुन का रस लगाती हो ना। बेगम जान की बात सुनकर मैंने हाँ में सर हिला दिया। बेगम जान ने कहा कि तुम मेरी बेटी की उम्र की हो, मैं तुम्हें अपनी बेटी समझती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इन लोगों से नहीं बचा सकती हूँ। तुम्हारी पहचान बदल गई है। अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगी तो ये समाज तुम्हें जीने नहीं देगा, क्योंकि तुम धंधा करने वाली औरत बन गई हो। बेगम जान मुझे हमेशा यही समझाती थी कि कभी यहाँ से बाहर की दुनिया के बारे में मत सोचना, और बेगम जान की बातों को मैं अपने दिमाग में बसा ली थी। ऐसे ही मुझे 8 महीने का वक्त गुजर गया वहाँ पर काम करते हुए। अब तो मुझे इस सब काम की आदत भी पड़ गई थी। मुझे सिर्फ इतना पता होता था कि कोई कस्टमर मेरा इंतज़ार कर रहा है और मैं खुद अपने आप खुद को तैयार करती थी। मैं जो कभी आयान की दुल्हन बनने के सपने देखती थी, अब हर रात एक नए मर्द की दुल्हन बनती थी। लेकिन हर रात बेगम जान मुझे लहसुन पकड़ाना नहीं भूलती थी और ये ज़रूर बताती थी कि बिस्तर पर जाने से पहले लहसुन अपनी नाभि पर ज़रूर लगा लेना। 1-2 बार मैंने इसके बारे में बेगम जान से पूछा कि इस लहसुन से क्या होता है जो आप हर रात मुझे लगाने के लिए देती हैं, तो वो कहने लगी कि सही वक्त आने पर मैं तुम्हें खुद बता दूंगी, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। याद रखना कि किसी भी कस्टमर के पास जाने से पहले लहसुन का इस्तेमाल ज़रूर करना। काफ़ी दिनों से मैं देख रही थी कि बेगम जान बीमार थी, लेकिन वो अपना इलाज नहीं करा रही थी, और वैसे भी हम जैसी औरतों का इलाज कराना बहुत मुश्किल होता है। हमारा तो यहाँ कोई अपना होता भी नहीं है जो हमारी फ़िक्र कर सके। मेरी फ़िक्र करने वाली यहाँ सिर्फ मेरी बेगम जान थी। अगले ही दिन मेरे पास सराय बनो आई और कहने लगी कि रात को तैयार रहना, तुम्हारे पास एक कस्टमर तुमसे मिलने के लिए आएगा। ये कहकर सराय बनो चली गई और मैं तैयार होने चली गई, क्योंकि अब मुझे इस दुनिया की आदत पड़ चुकी थी। मैं जब पूरी तरह से तैयार हो गई तो बेगम जान ने फिर आकर मुझे लहसुन का टुकड़ा पकड़ाया, और मैं आज सोच में पड़ गई थी कि आखिरकार बेगम जान मुझे ये लहसुन क्यों देती है। आज मैं उनसे इस सवाल का जवाब पूछकर ही रहूँगी, लेकिन मुझे कस्टमर के पास जाने में देरी हो रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि जब कस्टमर से मिलकर वापस आऊँगी तब जाकर इस सवाल का जवाब पूछूंगी। कस्टमर मेरा इंतज़ार कर रहा था और मुझे लेट हो रही थी, इसलिए मैं कस्टमर के कमरे में पहुंच गई। लेकिन इससे पहले मैं लहसुन के रस अपने नाभि पर लगा पाती। हालांकि मैं इतना ज़रूर जानती थी कि इस काम के पीछे कोई ना कोई खास बात ज़रूर है। मेरे दिमाग में बार बार लहसुन वाली बात घूम रही थी। अगर मुझे कोई इस बारे में बता सकता था तो वो सिर्फ और सिर्फ बेगम जान थी, और आज मैंने फैसला कर लिया था कि आज मैं उनसे पूछ कर रहूँगी, क्योंकि वो हर बार मुझे लहसुन के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन वो भूल जाती थी, वो बताती ही नहीं थी। मैं जैसे ही कमरे में पहुंची तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस कमरे में मौजूद मर्द कोई और नहीं था बल्कि वो आयान था, जो नशे में चूर बिस्तर पर बैठा हुआ था, और मुझे देखते ही वो एकदम से उछल पड़ता है और फिर मेरे पास आकर हैरानी से पूछने लगता है कि साफिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं तलाश किया। मैंने ज़ोर से उसको धक्का दिया और पीछे हटकर कहा कि मैं साफिया नहीं हूँ, मेरा नाम गुलजान है। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं साफिया बनकर आयान का सामना करती। मेरी इज्जत लुट चुकी थी। सालों से इस कोठे पर मेरी इज्जत नीलाम हो रही थी। आयान ने आकर मेरे कंधे को पकड़ लिया और ऐसे झकझोरने लगा और कहने लगा कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मेरी साफिया ही हो। तुम यहाँ तक कैसे पहुँची? मुझे तो दीदी ने ये बताया था कि तुम किसी लड़के के साथ भाग गई हो। आयान की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए और फिर मैंने उससे अपनी पूरी कहानी बताई। मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाला कोई नहीं है बल्कि तुम्हारी ही बहन है। ये बात सुनकर वो मेरे कदमों में गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा, और उसने मेरे हर सवाल का जवाब दिया। उसने मुझे बताया कि जब मेरी बहन को तुम्हारे और मेरे अफेयर के बारे में पता चला था, तभी से वो तुमसे नफरत करने लगी थी। इसीलिए वो अनजान आदमी को अपने फ़ायदे के लिए वहाँ पर बुलाती थी, क्योंकि जीजा तो अक्सर घर से बाहर रहते थे, काम करते थे, और मुझे उनके प्लान के बारे में पता चल गया था। तभी तो मैं तुमसे उस दिन बोल रहा था कि तुमको दूसरे शहर लेकर जाऊँगा और हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन उस दिन हम लोग की ये सारी बातें मेरी बहन सुन ली थी, और वो आदमी दीदी से मिलने के लिए आया था क्योंकि वो कोठे का दलाल था। मैं अपनी बहन की हरकतों को अच्छी तरह से जानता था। जबकि जीजा के घर पर नहीं रहते थे तो वो गैर मर्दों के साथ मिलती थी, उनसे संबंध बनाती थी। ये बात तुम्हें पता नहीं था, लेकिन मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता था। मैं अपनी बहन को कई बार समझाने की कोशिश भी किया था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। वो लगातार जीजा जी का धोखा देती रही और इसी बात पर मेरी बहन से लड़ाई झगड़ा हो गई थी। फिर उसने अगले ही दिन मेरी बहन ने मुझे बताया
कि तुम किसी लड़के के साथ भाग गई हो, मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने रो धोकर मुझे इस बात पर यकीन दिलाया। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कई जगह तक ढूंढा, तुम्हें तलाश करने की कोशिश किया, लेकिन तुम कहीं पर नहीं मिली। उन्होंने जीजा जी को भी यही बताया कि आपकी भतीजी जो है वो भाग गई है, और मुझे भी फिर यही लगने लगा कि तुम सचमुच में मुझे धोखा देकर यहाँ से भाग गई हो। मैंने तुम्हारी तरफ से चाची से माफ़ी मांग लिया था, लेकिन मेरी चाची बहुत बीमार है और बिस्तर पर पड़ी हुई है, उसके किए की सज़ा उसको मिल चुकी है। और ये सब उसके साथ इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने एक बिना माँ बाप की बेटी को सताया है। अपनी गलती छुपाने के लिए उन्होंने तुमको एक कोठे पर छोड़ दिया है। उसने रोते हुए मुझसे माफ़ी मांगने लगा कि उसने मुझे ज़्यादा ढूंढने की कोशिश नहीं की। अयान मुझे अपने साथ ले जाने की जिद करने लगा, लेकिन मैंने उसे साफ साफ इनकार कर दिया और वो खामोशी से वहाँ से चला गया। उसने मुझसे जिद इसलिए नहीं किया क्योंकि वो जान चुका था कि मैं एक वैश्या हूँ और इस हाल में वो मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और ना ही उसके समाज के लोग जो है मुझे एक्सेप्ट करने देंगे। अयान की हालत मेरी बेवफाई ऐसी हो गई थी कि उसने अपने आप को शराबी बना लिया था और वो कोठे पर भी आने लगा था। वो अपनी रात पूरे किए बिना वहाँ से शर्मिंदा होकर चला गया था और मैं बेगम जान के कमरे में आ गई थी। लेकिन जैसे ही बेगम जान के कमरे में आई तो ये देखकर हैरान रह गई थी कि बेगम जान बेहोश जमीन पर पड़ी हुई थी। मैंने उनको छू कर देखा तो उनका शरीर ठंडा पड़ा हुआ था, वो इस दुनिया से जा चुकी थी। ये देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं बेगम जान को अपना सब कुछ मानती थी और आज वो मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी। लेकिन उनकी मुट्ठी में एक चिट्ठी थी जिस पर पूरी कहानी लिखी हुई थी। वो किस तरह से इस कोठे पर आई थी और उन्होंने किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारी थी, और साथ साथ इस चिट्ठी पर यह भी लिखा हुआ था कि इस लहसुन के रस को नाभि पर लगाने से क्या होता है। दरअसल लहसुन के रस को नाभि पर लगाने से औरत कभी भी प्रेग्नेंट नहीं होती है और वो तरह तरह की बीमारियों से भी दूर रहती है। बेगम जान को ये सब कुछ बताने वाला कोई नहीं था, इसीलिए वो इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी। लेकिन जब उनको इस बारे में पता चला तो उन्होंने ये नुस्खा मुझ पर आजमाना शुरू कर दिया था। उन्हें मेरी सेहत की बहुत फिक्र थी, इसलिए वो हर बार मुझे लहसुन पकड़ाना नहीं भूलती थी। पर अफसोस की बात ये थी कि बेगम जान इस दुनिया से जा चुकी थी और अब कोई भी मुझे वहाँ पर लहसुन पकड़ाने वाला नहीं था। लहसुन का रस अपनी नाभि पर लगाने से मुझे आज तक कोई भी बीमारी नहीं हुई और ना ही किसी कस्टमर से प्रेग्नेंट हुई हूँ। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हमारी कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस लड़की की कहानी तो बहुत लंबी थी, बहुत बड़ी थी, पढ़ते पढ़ते मैं थक गया हूँ और इस कहानी को मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। बीच में पढ़ के मैं थक भी गया था, थोड़ा सा आराम भी किया था। लेकिन वाकई में दोस्तों इसकी कहानी बहुत दुख भरी है और ये लड़की कहानी लिख कर दी है ताकि इसकी जो कहानी है मैं आप लोगों के सामने सुना सकूं, आप लोग को बता सकूं। दोस्तों, आप लोग इस लड़की की कहानी को सुनकर क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।